आज हम फिर से एक नए दोस्त को लेके आए हैं आपके साथ रूबरू करने के लिए। जब मन खराब होता है तो हमारे साथ में हमारे दोस्त, हमारे परिवार बहुत मददगार साबित होते हैं, लेकिन जब तबीयत खराब होती है तो हम एक ही जन को याद करते हैं, वो है एक डॉक्टर। आज आपके साथ एक डॉक्टर से रूबरू कराएंगे और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ जानकारी लेंगे, ढेर सारी बातें। स्वागत करते हैं डॉक्टर चंद्रिमा पॉल। नमस्कार। नमस्कार। बैठक में आपका स्वागत है। डॉक्टर पॉल, हम अब तो पहले आपसे हमारे दर्शकों को आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी जैसे जन्म स्थान, आप कहाँ पे पढ़े बड़े हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो मैं बेसिकली एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और मेरा जन्म कोलकाता में हुआ था, चुचुरा नाम के शहर में। वहाँ से फिर मुझे मेरे माता पिता बोईसर में लेके आए, महाराष्ट्र में। मेरी जो शुरुआती पढ़ाई हुई 10वीं तक वो चिन्मय विद्यालय तारापुर नामक एक स्कूल जो बोईसर में ही स्थित है, वहाँ पर हुई है। उसके बाद मैंने 11वीं 12वीं की जो पढ़ाई थी वो तारापुर विद्या मंदिर नामक स्कूल में किया था। और फिर उसके बाद मैंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर फिर कर्नाटका के बेलगावी शहर में AM शेख होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से अपना BHMS का जो डिग्री है वो प्राप्त किया। और फिर उसके बाद मैंने बोईसर में ही बोईसर होम्योपैथिक सेंटर नामक क्लिनिक में एज अ कंसल्टिंग डॉक्टर प्रैक्टिस चालू किया था और अभी 5 साल से मैं वहीं पर। मतलब आपकी पढ़ाई और सब कुछ महाराष्ट्र में ही हुआ था। बस मेरी जो मेडिकल की पढ़ाई थी वो कर्नाटका बेलगावी से हुई। अच्छा, आपने होम्योपैथिक डॉक्टर बोला तो मतलब आपने होम्योपैथी को ही प्रोफेशन में क्यों चुना? कि मतलब एलोपैथी का भी डॉक्टर हो सकते थे या फिजियोथेरेपी क्या करने के लिए या अदर पैथोलॉजी के डॉक्टर भी हो सकते थे, आपने होम्योपैथी को क्यों चुना? सबसे पहली बात तो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं। जितना मार्क्स होता है, रैंक होता है, आपकी जो कैटेगरी होती है, मेरी जनरल कैटेगरी थी, तो उस हिसाब से मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेडिकल प्रोफेशन मिल सकता है। और इसके अलावा ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है, पर मैंने कभी एलोपैथी या फिजियोथेरेपी के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि बचपन से ही मैंने मेरे नाना जी को जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे तो उनको मैंने ट्रीटमेंट करते हुए देखा है। वो काफ़ी लोगों को ठीक कर चुके हैं सिर्फ होम्योपैथी से। तो काफ़ी बेसिक मैंने जानकारी होम्योपैथी से बचपन से ही प्राप्त की थी। और इसके अलावा मेरी जो माँ है वो भी होम्योपैथी में काफ़ी दिलचस्पी रखती है। तो बचपन से जब भी हम बीमार पड़ते थे तो छोटी मोटी बीमारियां होती थी तो हमारे घर पे ही होम्योपैथी से इलाज हो जाती थी। तो इसी कारण जो है मेरे में जो उत्सुकता थी होम्योपैथी की वो बढ़ने लगी और आगे चलकर मैंने यही इसी में और जानकारी प्राप्त करने का चाहा और डिग्री। मतलब होम्योपैथी से आपका पहले से ही लगाव है और फैमिली से भी। और सबसे बड़ी बात, मुझे काफ़ी विश्वास है इस सिस्टम में कि क्योंकि काफ़ी सारे मिरेकल्स देखे हुए हैं मैंने ये मेडिकल सिस्टम में, तो इसीलिए। MBBS में जैसा करीब 5 साल लग जाते हैं, तो इसमें भी वैसा ही उतना ही लगभग टाइम लगता है कि? हाँ, होम्योपैथी में भी करीबन 5 से 5.5 साल का समय लग जाता है कंप्लीशन के लिए। और हमें भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, गायनेक, OBG सब प्रिवेंटिव मेडिसिन सारे थियोरी एवं प्रैक्टिकल्स के एग्जाम्स और सेमेस्टर्स देने पड़ते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी होम्योपैथी के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मटेरिया मेडिका, रेपर्टरी, होम्योपैथिक फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये सारी किताबें भी पढ़नी पड़ती है। तो लगभग 5.5 साल लग जाते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल, जैसे एलोपैथी में ENT अलग होता है, चेस्ट अलग होता है, गायनोकोलॉजी, कोई एक स्पेशलिस्ट होता है। होम्योपैथी में भी ऐसा कोई होता है कि स्पेशली इस चीज़ के लिए डॉक्टर हो?
हाँ, होम्योपैथिक जैसे कि एमबीबीएस हो या कोई भी हो तो बेसिक डिग्री जो होती है उसके बाद हम मास्टर डिग्री कर सकते हैं। जैसे होम्योपैथिक साइकोलॉजी होती है, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन जो बेसिक होम्योपैथी का ग्रामर बोला जाता है जो चैप्टर है, उस पे भी स्पेशलाइजेशन किया जाता है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होता है जिसको मटेरिया मेडिका कहा जाता है, उस पे भी स्पेशलाइजेशन होता है, दैट इज मास्टर डिग्रीज प्राप्त कर सकते हैं हम। वो भी उसके लिए भी एंट्रेंस देना पड़ता है। तथा होम्योपैथिक एमडी फिजिशियन, एमडी पीडियाट्रिक्स, एमडी मेडिसिन, ये सारी एडवांस कोर्सेज भी होती हैं जो मास्टर डिग्री के इस पे हम प्राप्त कर सकते हैं। एलोपैथी में तो बहुत सारे साइड इफेक्ट रहते हैं, हैं। तो होम्योपैथी में भी ऐसा कुछ रहता है कि मतलब वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है? वैसे देखा जाए तो होम्योपैथी काफ़ी सुरक्षित है बाकी सारे सिस्टम के मुताबिक। लेकिन मैं यही अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आप कोई भी दवाई ले, चाहे होम्योपैथी हो चाहे एलोपैथी हो, आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ऐसा कहा जाता है, और ये सही भी है, बहुत हद तक सही है, क्योंकि हमारी दवाइयाँ जो होती है काफ़ी माइल्ड होती है, ज़्यादा हार्श नहीं होती है, आपके बॉडी पे ज़्यादा वो असर नहीं करती है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्श असर नहीं करती है, तो इसीलिए साइड इफेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। पर जब वो दवाई आपके लिए बनी ना गई हो और आप कहीं से सुन के या कहीं पे देख के अगर वो दवाई लेते हैं और काफ़ी टाइम तक लेते हैं, तो ज़रूर उसका कोई ना कोई आपके बॉडी पे उल्टा असर कर सकता है। तो बस यही है, अदरवाइज कोई ऐसा साइड इफेक्ट कुछ खास है नहीं। तो जैसे हर खास कुछ बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, तो ये सब का कंटिन्यूअस दवाई लेने पड़ते हैं। तो होम्योपैथी में भी ऐसा ही है कि एक कोर्स खत्म होने के बाद उसका जरूरत नहीं पड़ती है सर, ऐसा कुछ है? जनरली क्या होता है कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी या तो एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं काफ़ी टाइम से और फिर आते हैं, और चूंकि ये जो आप डिसीजेस बोल रहे हैं, जो डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेस होते हैं, यानी हमारे जो जीवन यापन करने का जो तरीका होता है उस बेसिस पे ये डिसीजेस होती है। जो हमारे खान पान का जो स्वभाव रहता है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसके चलते ये जो डिसीजेस होती है वो जन्म लेती है। तो इसीलिए हम पहले तो पेशेंट के लाइफस्टाइल पे ज़्यादा गौर करते हैं। उस बाद अगर पेशेंट को ज़रूरत है कि वो दवाइयाँ जो ऑलरेडी ले रहे हैं वो कंटिन्यू करें, तो हम उसको रोकते नहीं हैं, हम वो कंटिन्यू करने देते हैं। एंड प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन अगर ज़रूरत पड़े पेशेंट का ब्लड प्रेशर या शुगर या थायराइड जो हायर लेवल पे अगर हो, तो हाँ डेफिनेटली हमें रेगुलर मेडिसिन पे रखना पड़ता है पेशेंट को। और साथ ही में हम उनका लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करते रहते हैं। फिर स्लोली अगर उनका लेवल पे आ गया तो इवेंचुअली होम्योपैथी में एंड में हम रिवर्स कर सकते हैं ये सब डिसीजेस को, कि हम पेशेंट को वापस हेल्दियर लाइफ दे सकते हैं, और ऐसा देखा गया है काफ़ी केसेस में। अच्छा, जैसे अभी किसी का एलोपैथी मेडिसिन चल रहा है, तो साइड में वो होम्योपैथी का मेडिसिन भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। मेरे प्रैक्टिस में जितना मैं बोलना चाहूँगी कि मैं कभी किसी पेशेंट को मना नहीं करती हूँ कोई दवाई लेने से, बंद भी नहीं करने बोलती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो एक मेडिकल प्रोसेस में रहते हैं, और तभी अगर तुरंत हमने स्टॉप किया और कोई और मेडिसिन स्टार्ट किया तो शायद उनमें कोई चेंजेस दिखाई दे या वो पेशेंट को घबराहट भी हो सकती है। तो इस कारण मैं कभी खुद से दवाई बंद करने की सलाह तो देती नहीं हूँ पेशेंट्स को, और प्लस ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देना शुरू करते हैं अपने आप पेशेंट को रिकवर होते हुए देखते हैं, तो उनका मेडिसिन ऐसे ही बंद होने लगता है, कम होने लगता है। अच्छा, मतलब जरूरत पड़ने पर हम साथ दोनों में एक साथ ले ले सकते हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं 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 नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट स्टीरॉयड मेडिसिन कभी कभार कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अगर पेशेंट स्टीरॉयड मेडिसिन पर है तो तभी थोड़ा असर कम करती है हमारी मेडिसिन। रिसेंटली 4-5 साल पहले हम लोगों ने कोरोना को देखा, तो ऐसा कोई महामारी जैसा होता हो उस समय होम्योपैथी किस तरह उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, या
अभी अगर आप कोरोना की बात करें तो कोविड में ही जब 2019 दिसंबर में कोविड का सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया गया था, तो तब से जो है एलोपैथिक डॉक्टर्स को पता नहीं था, तभी भी रिसर्चेस हुए नहीं थे इसके ऊपर और वैक्सीन्स भी नहीं बनाई गई थी, ना ही इसका कोई ठोस सिस्टम बना था कि कैसे पेशेंट को ट्रीट किया जाए। वो बस बेसिक मेडिकल प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जा रहा था, तो तभी ही होम्योपैथी ने एक प्रिवेंटिव मेडिसिन आर्सेनिक एल्ब जो बहुत फेमस है और काफ़ी लोगों ने लेकर उसका फ़ायदा भी मिला है उनको, तो वो तभी हमने मतलब शुरू कर दिया था पेशेंट्स को देने, तो और काफ़ी इसमें फ़ायदा भी देखा गया है, काफ़ी पेशेंट्स को हम बचा पाए हैं विथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और प्लस प्रिवेंटिव के जैसा ये काम किया, जब तक वैक्सीन नहीं बना तब तक होम्योपैथिक एंड बाकी सारी मेडिसिन की हेल्प कर रही थी, ये तो हाँ आर्सेनिक इसमें काफ़ी आर्सेनिक एल्बम जो है एक्चुअली क्या मतलब इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है या बेसिकली आर्सेनिक एल्ब ने जो कोविड में काम किया है उसके काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो उन्होंने उसने काम किया है वो है प्रिवेंटिव के तौर पर काम किया है, तो जो अगर वो वायरस हमें अटैक कर भी रही है तो आर्सेनिक एल्ब उस वायरस को लड़ने में हमारी बॉडी को मदद देती थी, स्ट्रॉन्ग बनाती थी, तो यही उसका रीज़न था, और प्लस जो वायरल अटैक हो रहा था हमारे साथ या फिर हर किसी के साथ, तो वो वायरल अटैक को रोकने के लिए वो मदद दे रही है। अच्छा हैवी बीमारी जैसे आजकल कैंसर बहुत फैल रहा है, हाँ। जो भारत में नहीं तो पूरे विश्व में ही फैल रहा है, तो इसका भी कोई होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है? हाँ बिल्कुल, अगर आप अगर रिसर्च करें या फिर गूगल भी करें तो काफ़ी सारे कैंसर की इलाज होम्योपैथी से हुई है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर काफ़ी सक्सेसफुली होम्योपैथी से ट्रीट की गई है, और ये पूरी तरह से क्योरेबल? यस, पूरी तरह से क्योरेबल हुआ है, और पेशेंट को कीमोथेरेपी तक भी नहीं जाना पड़ा काफ़ी केसेस में, और काफ़ी लास्ट स्टेज ऑफ केसेस में अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैं अपना इंटर्नशिप कर रही थी एमशेक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, तो हमारा एक हॉस्पिटल था कॉलेज से ही अटैच जहाँ पर हम इंटर्नशिप करते थे, तो वहाँ पे कैंसर डिपार्टमेंट था जो कि प्योर होम्योपैथी से कैंसर ट्रीट करते थे, तो हमारे जो प्रोफेसर थे कैंसर के, उन्होंने एक इंडिविजुअल को जिनको बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया था, कैंसर हॉस्पिटल्स ने, कि ये अब नहीं बच सकते हैं, उनको ब्लड कैंसर था और लास्ट स्टेज था, उनके हर जगह से ब्लड आ रहा था, तो वो पेशेंट को हमने 1 मंथ ट्रीट किया था उनके थ्रू, और उसके बाद वो 6 महीना पेशेंट अपने घर गया और अपने परिवार से मिला, हंसा खेला, और फिर रिटर्न आया वापस, फिर उनको बचा नहीं सके क्योंकि ऑलरेडी लास्ट स्टेज था, तो होम्योपैथी इतना मदद करती है पेशेंट को कि आफ्टर योर ट्रीटमेंट, जब एलोपैथी या अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन अपना हाथ उठा देती है तब भी होम्योपैथी एंड तक आपका साथ देती है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो दर्शकों को मैं इस बीच में अनुरोध कर लूँगा कि कोई भी बीमारी ज़्यादा दिन तक ना पाले, ज़रूर कोई ना कोई डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और अपने मन से दवाई ना लें। सही बात है दोस्तों, बिना डॉक्टर के सलाह के कभी भी कोई भी दवाई ना लें, और हमेशा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही दवाई लें और उसका पूरी तरह से सेवन करके अपने आप को स्वस्थ बनाएं। हम चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमारे महिला दर्शकों के लिए खास करके, जैसे शादी के बाद प्रेगनेंसी आने में बहुत टाइम लगता है या किसी का रुकता नहीं, मिसकैरेज हो जाता है, तो ऐसे केस में एलोपैथी के सामने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कैसा रहता है और उसका सक्सेस रेट कैसा है? इसमें जैसे मैं कि इतना मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेस्ट ट्यूब जैसा है, आईवीएफ है, फर्टिलिटी होम्स आजकल चारों तरफ दिख रहे हैं, तो ऐसे में होम्योपैथी के थ्रू मतलब सेफली और कैसे इसको मतलब ट्रीट किया जाए ताकि समस्या से निकले?
अ, इसमें मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आईवीएफ और जो सरोगेसी या टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं उसका अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, तथा होम्योपैथी में इसका इतना योगदान हम दे सकते हैं कि पेशेंट को हम आईवीएफ तक नहीं जाने देते हैं अगर स्टार्टिंग में ही ट्रीटमेंट ले तो। और प्लस पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंज करके उनका रहन सहन खान पान उनको योगा के साथ हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और बेसिक एक्सरसाइजेस जो अपने गर्भाशय में जो सर्कुलेशन है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों से। और तथा प्रेगनेंसी में जो आज का सिनेरियो है कि पेशेंट्स को मिसकैरेजेस इसलिए ज़्यादातर देखी जाती है होती है क्योंकि जो गर्भाशय है उनका इतना सक्षम नहीं होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो एक बेबी को होल्ड कर सके। तो उस स्ट्रेंथ को प्राप्त करने के लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन से जनरली हेल्प करते हैं। प्लस अगर नॉर्मली कंसीव करना है किसी को तो हम उसके लिए भी दवाइयाँ देते हैं कि नॉर्मली वो कंसीव कर पाए नेचुरली। और अगर फिर भी ना हो, अगर अभी काफ़ी केसेस ऑफ पीसीओडीज जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जिसमें अंडकोश में सूजन आती है जिस वजह से जो मासिक प्रक्रिया जो मासिक ब्लीडिंग होता है महिलाओं का वो नहीं हो पाता है, जिस वजह से प्रेगनेंसी रुकने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो वो सब भी उसका भी क्योर होम्योपैथी से होता है। तो अगर हम उसको ठीक करें तो नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है। और तथा अगर पेशेंट आईवीएफ ट्रीटमेंट भी ले रहा है और उसके बाद भी ऐसा देखा जा रहा है कि मिसकैरेजेस हो रहा है क्योंकि गर्भाशय उनका इतना स्ट्रांग नहीं बन पा रहा है, तभी भी हम साइड बाय साइड विथ होम्योपैथी पेशेंट का प्रेगनेंसी सस्टेन कर सकते हैं ताकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन कर सके। तो महिला के जैसा पुरुषों का भी में भी ऐसा समस्या हो सकता है जिसकी जी वजह से प्रेगनेंसी ना होती हो, हाँ तो ऐसे में भी होम्योपैथी हेल्प करती जी है? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो ये प्रेग्नेंट होने की जो समस्या है वो महिलाएं और पुरुषों दोनों में हमें जांच पड़ताल करनी पड़ती है, काफ़ी जांच करनी पड़ती है, रिपोर्ट्स निकालने पड़ते हैं जिसमें काफ़ी टाइम देखा जाता है कि दोनों में ही प्रॉब्लम्स होते हैं और काफ़ी में महिलाएं स्वस्थ होती है और पुरुषों में प्रॉब्लम देखी जाती है। तो जो स्पर्म काउंट्स होते हैं वो कम होते हैं, स्पर्म मोटिलिटी जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो सही नहीं होता है। तो उसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन से काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं। प्लस साथ में सप्लीमेंट्स वगैरह काफ़ी लेने पड़ते हैं जिससे हाँ डेफिनेटली हेल्प हो जाता है। हम चलते हैं अगले सवाल पे। होम्योपैथी जैसे भारत में उसका कॉन्सेप्ट कब से चालू हुआ, मतलब वो क्यों आया ऐसा? बेसिकली ये 1800 शताब्दी में करीबन 1810 में जब भारत में फॉरेन ट्रेडर्स आते थे तभी जर्मन जियोलॉजिस्ट जो थे वो होम्योपैथी की दवाइयाँ बेचा करते थे वेस्ट बंगाल में। तो क्योंकि ज़्यादातर भी जो फॉरेन एक्सचेंजेस होते थे पहले वो वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल के थ्रू ही होता था, तो इसीलिए कुछ भी पहले आता था तो वेस्ट बंगाल से ही होके वो जाता था। तो तभी वो होम्योपैथी का जो सेल है वो वेस्ट बंगाल में बढ़ता गया। तथा महाराजा रंजीत सिंह जो तभी पंजाब के राजा थे उस समय, अ, उनको पैरालिसिस का दौरा पड़ा था। तो उस समय एक सिद्ध पुरुष थे जिनका नाम जॉन मार्टिन रॉबिनबर्ग था। तो उन्होंने उनको होम्योपैथिक दवाई दी थी क्योंकि वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने होम्योपैथिक दवाई दी थी और उसका रिजल्ट काफ़ी सक्सेसफुल था। तो उसके बाद जो है होम्योपैथी का जो प्रचलन है वो ज़्यादा बढ़ने लगा। और एवं 1881 में करीबन सबसे पहला जो भारत में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था वो था कैलकाटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो आज भी वेस्ट बंगाल में स्थित है। और वहाँ से ही जो है होम्योपैथी प्रचार हुआ और भारत में फैला। और सबसे पहला जो सेंट्रली जो रिकॉग्नाइज हुआ सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी वो 1900 शताब्दी में बना और फिर बाद में होम्योपैथी जो है बाकी सारे स्टेट्स में जाता है।
तो उस समय भारत में होम्योपैथी की मेडिसिन बनाते थे कि बाहर से ही आता था? पहले तो बाहर से ही आता था, अच्छा। फिर उसके बाद जो है हैनीमैनियन होम्योपैथी करके जो सबसे पुराना होम्योपैथी फार्मेसी है जो वेस्ट बंगाल में है, हैपड को बोलते हैं, उसको हैप को बोलते हैं, ठीक है। और फिर एलन होम्योपैथी है जो वो भी काफी पुराना है और सबसे पुराना बेसिस है होम्योपैथिक फार्मेसी का। तो वैसे ही फिर इंडिया में स्थापित हुआ और फिर बाद में अभी तो सब जगह आप होम्योपैथिक फार्मेसी और होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज देख सकते हैं। वैसे तो होम्योपैथी अभी पूरे भारत भर में फैला हुआ है, लेकिन अच्छा, थायराइड या आर्थराइटिस जैसे बीमारी में एलोपैथी से बेटर रिजल्ट मिलता है होम्योपैथी का। जी बिल्कुल। तो इसके पीछे कुछ खास कारण है, मतलब ऐसा क्यों? ऐसा तो जैसे मैंने कहा, होम्योपैथी बेसिकली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो पेशेंट के डिसीज का जो हम डायग्नोसिस करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो पेशेंट का सिम्टम है, जो साइंस है, उसके बेसिस पे होम्योपैथिक दवाइयाँ सिलेक्ट की जाती है। तो होम्योपैथी में स्पेसिफिक कोई मेडिसिन नहीं होती है कि आपको थायराइड हुआ है और मैं थायराइड के लिए ABC दवाई दे रही हूँ, या आपको जो भी दूसरा दिक्कत हो रहा है उसके लिए ABC दवाई दे रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। हम पेशेंट का पूरा केस स्टडी करते हैं, जो पेशेंट का लाइफस्टाइल है उसके बारे में पूछते हैं, पेशेंट का नेचर देखते हैं, और उसको जो ये डिसीज हुआ है, जो थायराइड हो या कुछ भी डिसीज हो, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कब स्टार्ट हुआ है, किन दौरों से वो गुजर रहा था उस समय पे, वो सब का हम गौर करते हैं और उस बेसिस पे होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट होती है। तो वैसे हम ट्रीट करते हैं, तो इसीलिए ये एक डिफरेंट होता है, अलग सिस्टम से। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि जब होम्योपैथिक डॉक्टर से एक मामूली बुखार के लिए भी जब मिलने जाते थे तो इतने सारे डाटा हमसे क्यों लिया जाता था। मुझे लगता था कि अरे एक दवाई दो, ख़त्म करो। नहीं, आपको इस चीज़ से पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से कैसे इलाज किया जाए, एकदम इसके लिए ही ये सारे डेटा निकाले जाते हैं कि ये आदमी का स्वभाव पहले क्या हुआ है, इसके बारे में आप एटलीस्ट जानकारी लेके तभी कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर जो है आपका इलाज शुरू करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। आपने अभी बताया कि अपने लाइफस्टाइल की वजह से ही ये सारे जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सब बीमारियां बढ़ती रहती हैं। तो एक परफेक्ट हेल्दी लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? परफेक्टली हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में अगर मैं बताऊँ तो हर इंसान का अलग वर्जन होता है कि वो उनका काम कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि किसको कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहिए। पर मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि सिर्फ अपने शरीर पे कंसंट्रेट ना करें, अपने माइंड पे भी कंसंट्रेट करें। आज की जो जिंदगियां है, कलयुग है हम कहते हैं, तो इसमें स्ट्रेस जो है छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को होता है। तो जो स्ट्रेस है वो हम अपने माइंड में हमेशा भर के रखते हैं, दबा के रखते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने लिए टाइम निकालना सबसे बहुत मूल कारण है जो हमको उस पर गौर करना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तथा एक्सरसाइज बहुत मस्ट है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है जो हमारे माइंड को शांत करे, और साथ ही में हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब हेल्दी खाना, जो नेचुरल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं वो इंक्लूड करना, प्रोटीन जो है डेली इंटेक जो है, हमारे जो वजन है उसके हिसाब से प्रोटीन डेली इंटेक करना, और टाइम से खाना, 6 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है, मिनिमम 6 घंटा, और माइंड रिलैक्स रखना। ये सलाह एकदम गांठ बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप खुद आपके सबसे बड़े दोस्त हैं, बाकी कोई नहीं देखने वाला आप बीमार होने पर। डॉक्टर तो है ही, लेकिन आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको खुद की देखभाल खुद तो जरूर करनी पड़ेगी। और हाँ, अपने जीवन शैली, अपने जीवन धारा, लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, उसको तो जरूर कंट्रोल में करना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर हमारे बीच में आने के लिए। और डॉक्टर से अगर कोई संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन पे नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे सबसे अच्छा रहेगा। और कोई भी सलाह हो, कोई भी समस्या हो, डॉक्टर से आप उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं। और
और ये शो आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ये वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे बैठक में। धन्यवाद।